आइए कंटिन्यू करते हैं शैडो एंड बोन की स्टोरी को। हम देखते हैं कि जोया बोट को वापस ईस्ट अफ्रीका ले आती है। मैल को फर्स्ट आर्मी की मेडिकल टीम अपने साथ ले जाती है। एक ग्रिशा हीलर अपने मैजिक से अनीना की इंजरीज ठीक कर देती है और फिर अनीना को ग्रिशास के लीडर जनरल क्रिगन यानी कि डार्कलिंग के टेंट में ले आया जाता है। और फिर हम मिलते हैं इस शो के तीसरे मेन कैरेक्टर से, जो है डार्कलिंग। डार्कलिंग अलीना से पूछता है कि वो कौन है, तो अलीना कहती है कि वो फर्स्ट आर्मी में एक मैप मेकर है। ये सुनकर डार्कलिंग के टेंट में प्रेजेंट बाकी के ग्रिशास उस पर हंसने लगते हैं। जोया डार्कलिंग को शैडोफोल्ड में हुए पूरे इंसिडेंट के बारे में बताती है कि कैसे अलीना ने लाइट को समन करके वॉलक्रास को मारा था। जब डार्कलिंग अलीना से पूछता है कि क्या ये सच है कि उसके पास लाइट को बुलाने की पावर्स हैं, तो अलीना उसको मना कर देती है, क्योंकि उस पॉइंट पर अलीना को खुद ही नहीं पता होता कि उसके पास ऐसी कोई पावर्स हैं। डार्कलिंग कहता है कि जब अलीना छोटी थी तो क्या उसको ग्रिशा पावर्स के लिए टेस्ट किया गया था, तो इस पर अलीना कुछ नहीं बोलती है। तब डार्कलिंग कहता है कि वो खुद अलीना को टेस्ट करेगा। मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि डार्कलिंग एक ह्यूमन एम्पलीफायर है और वो दूसरे ग्रिशास को टच करके उनकी पावर्स के मैग्नीट्यूड को बढ़ा सकता है। डार्कलिंग अपनी एक नोकीली रिंग से अलीना के हाथ को स्क्रैच करता है, जिसकी वजह से अलीना की पावर्स एक्टिवेट हो जाती हैं और उसके घाव से एक तेज रोशनी निकलने लगती है। ये देखकर डार्कलिंग, अलीना और उस टेंट में प्रेजेंट सभी ग्रिशास हैरान हो जाते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि जब मैल होश में आता है तो वो अलीना को ढूंढने की कोशिश करता है। उसको लगता है कि ग्रिशास को अलीना को लेकर कोई गलतफहमी हुई है, लेकिन जब वो डार्कलिंग के टेंट से निकलती हुई रोशनी को देखता है तब उसको यकीन हो जाता है कि अलीना एक सन समनर है। मैल को ये भी लगता है कि अलीना उससे आज तक अपनी पावर्स के बारे में छिपाती आई है। डार्कलिंग अपने कुछ ग्रिशास और गार्ड्स को अलीना को ओस अल्टा में बने ग्रिशास के होम लिटिल पैलेस ले जाने का ऑर्डर देता है। तब हम मिलते हैं आइवन और फेडियोर से। वो दोनों हार्टरेंडर्स हैं और डार्कलिंग के क्लोज सर्कल में आते हैं। अलीना मैल से मिलने की जिद करती है, लेकिन आइवन उसको ऐसा नहीं करने देता है। आइवन उसको बताता है कि अब तक अलीना के सन सामना होने की न्यूज़ जगह जगह फैल गई होगी और उनके एनिमीज़ अलीना को मारने की कोशिश करेंगे, इसलिए वो लोग अलीना को प्रोटेक्ट करने के लिए लिटिल पैलेस ले जा रहे हैं। आइवन अलीना को ये भी बताता है कि बहुत सालों तक ग्रिशास को हंट किया जाता था और उनके पास प्रोटेक्शन के लिए कोई जगह नहीं थी, लेकिन अब डार्कलिंग की वजह से उनके पास रहने के लिए एक सेफ जगह है। फिर फेडियोर अलीना से कहता है कि क्योंकि शैडोफोल्ड एक ग्रिशा ने क्रिएट किया था, तो अगर एक दूसरा ग्रिशा उस शैडोफोल्ड को डिस्ट्रॉय कर देगा तो उनको छुपने के लिए किसी सेफ प्लेस की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हमें आइवन और फेडियोर की बातों से उनकी पर्सनालिटी के बारे में पता चलता है। जहाँ एक और आइवन थोड़ा सडो टाइप्स है और अलीना से बहुत रूडली पेश आता है, वहीं दूसरी ओर फेडियोर एक अच्छा इंसान है और बहुत फ्रेंडली है। वो अलीना से भी दोस्ती करने की कोशिश करता है। वो लोग लिटिल पैलेस जाने के लिए डार्कलिंग के कैरिज का यूज़ करते हैं, क्योंकि वो कैरिज बहुत ज़्यादा फास्ट है। फिर हम देखते हैं कि रास्ते में उन पर फ्यार्डन कंट्री के आर्मी मैन अटैक कर देते हैं। फ्यार्डन के लोग ग्रिशास और उनके मैजिक को ईविल समझते हैं। जब ग्रिशास फ्यार्डन के लोगों से लड़ने में बिजी होते हैं, तब एक फ्यार्डन आदमी अलीना को पकड़ लेता है और उसको मारने की कोशिश करता है, लेकिन इससे पहले कि वो ऐसा कुछ कर पाए, वहाँ पर डार्कलिंग आ जाता है और अपनी कट वाली पावर का यूज़ करके एक शैडो बेट बनाता है और उस आदमी को मार देता है। डार्कलिंग को देखकर बाकी के फ्यार्डन्स वहाँ से डर के मारे भाग जाते हैं। डार्कलिंग अलीना को कहता है कि अब आगे का सफ़र वो उसके साथ करेगी, क्योंकि फाइट के दौरान डार्कलिंग का कैरेज टूट गया था। वो आगे का सफ़र डार्कलिंग के हॉर्स पर करते हैं। थोड़े सफ़र के बाद वो लोग रेस्ट करने के लिए एक जगह पर रुकते हैं। डार्कलिंग अलीना को मुंह साफ करने के लिए अपना रुमाल देता है, तो वो नोटिस करती है कि उसके मुंह पर अभी भी उस फ्यार्डन आर्मी मैन का खून लगा हुआ है। वो डार्कलिंग से पूछती है कि डार्कलिंग ने उस आदमी को कैसे मारा। डार्कलिंग उसको अपनी कट वाली पावर के बारे में बताता है कि एक समनर उस पावर को यूज़ कर सकता है, लेकिन उसके लिए स्पेशल स्किल्स और प्रैक्टिस चाहिए होती है। वो ये भी बताता है कि वो ये कट वाली पावर तभी यूज़ करता है जब उसके पास कोई और दूसरा चारा नहीं होता है। अलीना डार्कलिंग को कहती है कि वो इतना पावरफुल है तो वो खुद ही शैडोफोल्ड को डिस्ट्रॉय क्यों नहीं कर देता है। डार्कलिंग कहता है कि क्योंकि जो शैडोफोल्ड है वो उसके जैसे ही पावर्स वाले एक ग्रिशा ने बनाया था, तो उसकी पावर शैडोफोल्ड को डिस्ट्रॉय नहीं कर पाएगी, क्योंकि उसकी पावर्स जिस चीज़ को रिप्रेजेंट करती है उस चीज़ से ही शैडोफोल्ड बना है।
उसके कहने का मतलब ये है कि शैडोफॉल डार्कनेस को रिप्रेजेंट करता है, तो उसको मिटाने के लिए कोई ऐसा इंसान चाहिए जिसके पावर्स डार्कनेस के बिल्कुल अपोजिट यानी कि लाइट से रिलेटेड हों। इसके बाद अलीना डार्कलिंग को ग्रिशा मैजिक का यूज़ करके अलीना की पावर्स किसी और में ट्रांसफ़र करने के लिए कहती है। डार्कलिंग कहता है कि ऐसा पॉसिबल नहीं है। अलीना की बातों से डार्कलिंग को थोड़ा गुस्सा आ जाता है क्योंकि वो ग्रिशा पावर्स को एक गिफ्ट की तरह मानता है और अलीना ऐसे रिएक्ट कर रही होती है जैसे कि ग्रिशा पावर्स एक कर्स हों। डार्कलिंग अलीना से एक बार फिर पूछता है कि क्या जब वो छोटी थी तब उसको ग्रिशा पावर्स के लिए टेस्ट किया गया था। इस बार अलीना डार्कलिंग को सच बता देती है। अगर कोई बच्चा इंजर्ड या सिक होता है तो उसकी पावर्स डिटेक्ट नहीं हो पाती हैं, इसलिए उस ईयर उसकी टेस्टिंग नहीं की जाती है। अलीना बताती है कि जिस साल ग्रिशा एग्जामिनर्स टेस्टिंग के लिए उसके ऑर्फनेज में आए थे तब मैल के हाथ पर एक चोट लगी हुई थी, जिस वजह से उस साल मैल की टेस्टिंग नहीं होने वाली थी। अलीना को पता था कि अगर अलीना की टेस्टिंग हुई और उसके पास ग्रिशा पावर्स निकली तो ग्रिशा एग्जामिनर्स उसको अपने साथ लिटिल पैलेस ले जाएंगे और अलीना और मैल अलग हो जाएंगे। अलीना अपने बेस्ट फ्रेंड मैल से अलग नहीं होना चाहती थी, इसलिए उसने अपने हाथ पर खुद ही चोट मार ली, लेकिन उसने अपनी चोट के बारे में ग्रिशा एग्जामिनर्स को नहीं बताया था। इसीलिए जब उसकी टेस्टिंग हुई तो उसके इंजर्ड हैंड की वजह से उसकी पावर्स डिटेक्ट ही नहीं हो पाई। अलीना कहती है कि उसको उसके लुक्स की वजह से ऑलरेडी भेदभाव का सामना करना पड़ता है और वो जानती थी कि अगर उसके पास ग्रिशा पावर्स निकली तो उसको और भी भेदभाव का सामना करना पड़ेगा। अलीना ऐसा नहीं चाहती थी, वो और लोनलीनेस या अकेलापन फील नहीं करना चाहती थी। यानी कि मैल के प्रति लगाव और भेदभाव से बचने के लिए अलीना ने अनजाने में अपनी पावर्स को सप्रेस कर दिया था। इन्हीं दो रीजंस की वजह से उसको कभी पता ही नहीं चला कि उसके पास ग्रिशा पावर्स हैं। लेकिन जब शैडोफॉल में अलीना और मैल की जान पर खतरा आया तो उसकी पावर्स ऑटोमेटिकली उसको प्रोटेक्ट करने के लिए बाहर आ गई। अलीना ये बातें सुनकर डार्कलिंग उसको कहता है कि अलीना अब एक ग्रिशा है और उसको ये नहीं सोचना चाहिए कि वो अकेली है। इसके बाद डार्कलिंग अलीना को लिटिल पैलेस ले आता है। वो कुछ गार्ड्स को अलीना को उसके रूम तक ले जाने के लिए बोलता है। जब अलीना अपने नए रूम के अंदर जाती है तो वो बहुत रोने लगती है। वो मैल को बहुत मिस कर रही होती है और बस यही चाहती है कि वो किसी भी तरह मैल के पास वापस जा सके। जब मैल को अलीना पर हुए हमले के बारे में पता चलता है तो वो अपने सुपीरियर के पास जाता है और उनको बोलता है कि उनको अलीना को ढूंढने के लिए एक सर्च पार्टी भेजनी चाहिए, लेकिन उसका सुपीरियर उसको ये कह के मना कर देता है कि क्योंकि अलीना अब एक ग्रिशा है तो वो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। अब अलीना के साथ क्या होगा वो ग्रिशा डिसाइड करेंगे। फिर हम देखते हैं कि मैल रात के अंधेरे में आर्मी से भागने की कोशिश करता है। वो अलीना के पास जाना चाहता है ये देखने के लिए कि अलीना सेफ है या नहीं। मैल के दो फ्रेंड्स उसको रोक लेते हैं। वो कहते हैं कि अगर मैल अलीना के पीछे गया तो उसको आर्मी से भागने के जुर्म में फांसी दे दी जाएगी। वो दोनों मैल को कहते हैं कि अगर मैल अलीना तक पहुंचना चाहता है तो उसको आर्मी में कुछ ऐसा काम करना चाहिए जिससे उसको मेडल मिले। अगर उसको मेडल मिलेगा तो उसको सम्मानित करने के लिए रॉयल पैलेस बुलाया जाएगा और मैल को एक मौका मिल जाएगा अलीना से दोबारा मिलने का। मैल ना चाहते हुए भी उनकी बात मान लेता है। अब तक की जो कहानी हमने सुनी वो होती है शैडोफॉल के राइट साइड यानी कि ईस्ट अफ्रीका में, लेकिन अलीना, मैल और डार्कलिंग की स्टोरी के साथ साथ एक पैरेलल स्टोरी लाइन चल रही होती है जो बेस होती है शैडोफॉल के लेफ्ट साइड पर। शैडोफॉल के लेफ्ट साइड पर है ट्रू सी। ट्रू सी में एक कर्श नाम का आइलैंड है जिसकी कैपिटल है कैटाडैम। कैटाडैम शैडो एंड बोन वर्ल्ड की अंडरवर्ल्ड सिटी की तरह ऑपरेट करती है। कैटाडैम में बहुत सारे क्राइम्स होते हैं, यहाँ पर अलग अलग गैंग्स हैं, अलग अलग गैंग लीडर्स हैं, मतलब फुल ऑन तशनबाजी चलती है। यहाँ पर वैसे तो स्लेवरी बैन है, लेकिन फिर भी लोगों को और स्पेशली ग्रिशास को इंडेंचर बेस्ड सर्विसेज पर बेचा और ख़रीदा जाता है। इंडेंचर एक तरह का कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट होता है जहाँ पर आप किसी की भी सर्विसेज को एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए खरीद या बेच सकते हैं। अब कैटाडैम में हम मिलते हैं शैडो एंड बोन सीरीज़ के 3 और मेन कैरेक्टर्स से, जिनके नाम है कैस, इनेज और जैस्पर। ये तीनों ड्रेक्स नाम का एक गैंग चलाते हैं जिसके गैंग लीडर है कैस। कैस एक क्लब भी चलाता है जिसका नाम है क्रो क्लब। कैस बहुत स्मार्ट है, कनिंग है और थोड़ा रूथलेस भी है। कैस एक पैर से लंगड़ा है और सही से चलने के लिए वो एक केन का यूज़ करता है। उसकी केन एक फैब्रिकेटर ने कुछ इस तरह से बनाई है जिससे कैस को अपनी केन से फाइटिंग करने में मदद मिले। उसकी केन का हैंडल एक क्रो की तरह दिखता है। कैस की लाइफ में कुछ ऐसा बुरा इंसिडेंट हुआ था जिसकी वजह से उसको टच फोबिया है। उसको पसंद नहीं है कि कोई उसको टच करे या वो किसी और को टच करे, जिसकी वजह से वो हमेशा अपने हाथों में ग्लव्स पहन के रखता है।
अब बात करते हैं इनेज की। इनेज बहुत शार्प है, उसको बहुत अच्छी तरह से फाइटिंग और नाइफ्स का यूज़ करना आता है। वो कैस के लिए एक स्पाई की तरह काम करती है। इनेज के पास बहुत अच्छी एक्रोबैटिक स्किल्स हैं। वो बहुत ज़्यादा रिलीजियस है और सेंस में भी बहुत विश्वास करती है। जब इनेज एक छोटी बच्ची थी तब उसको कुछ लोगों ने किडनैप करके हालीन नाम की एक औरत को बेच दिया था, जो कैटरडैम में मेनाजरी नाम का एक प्लेजर हाउस चलाती है। इनेज को वहाँ पर अपनी मर्जी के खिलाफ काम करना पड़ता था। कैस ने इनेज को आज़ाद करवाने के लिए उसका कॉन्ट्रैक्ट हालीन से कुछ टाइम पीरियड के लिए ख़रीद लिया है। कैस के पास इतने पैसे तो नहीं हैं कि वो इनेज का कॉन्ट्रैक्ट की फुल पेमेंट भर सके, इसलिए वो हालीन को टाइमली पेमेंट्स देता है ताकि इनेज को मेनाजरी में काम ना करना पड़े। इसके बाद हम मिलते हैं जैस्पर से। जैस्पर एक फैब्रिकेटर है, लेकिन हमें ये नहीं पता है कि उसके ज्ञान में ये बात कौन कौन जानता है। जैस्पर एक शार्प शूटर भी है और उसका निशाना कभी मिस नहीं होता है। जैस्पर को जुआ खेलने की बहुत बुरी लत है, जिसकी वजह से वो बार बार मुसीबत में फंसता रहता है। फिर हम देखते हैं कि कैस को एक आदमी एक पेंटिंग चोरी होने की खबर देता है, जिसको एक बहुत अमीर मर्चेंट के यहाँ से चुराया गया है। वो कैस को कहता है कि उसके पास एक बायर है जो उस पेंटिंग की मुँह मांगी रकम देने को तैयार है। कैस उसकी बात को कुछ ज़्यादा भाव नहीं देता है और अपने ऑफिस चला जाता है, जहाँ पर हम वो सेम पेंटिंग टंगी हुई देखते हैं। तभी वहाँ पर इनेज आती है। वो कैस को बताती है कि उसको अपने एक फ्रेंड के थ्रू पता चला है कि ड्रिसन नाम का एक अमीर सौदागर एक जॉब के लिए 1 मिलियन क्रूगर देने के लिए तैयार है। जॉब ये है कि उन लोगों को शैडोफोल क्रॉस करके ईस्ट राफ्का जाना पड़ेगा और वहाँ से कुछ चीज़ वापस कैटरडैम लानी पड़ेगी। इनेज ये भी बताती है कि उस अमीर सौदागर को एक हार्ट रेंडर की सर्विसेज की ज़रूरत है और वो अपना 1 मिलियन क्रूगर वाला जॉब उसी को देगा जो उसको एक हार्ट रेंडर ला के देगा। हमें पता चलता है कि इस जॉब को पाने की कोशिश पेकर रॉलिंग्स भी कर रहा है। पेकर रॉलिंग्स कैटरडैम का सबसे पावरफुल गैंग लीडर है और पास में हुए किसी इंसिडेंट की वजह से कैस उससे बहुत ज़्यादा नफरत करता है। कैस और उसकी टीम एक हार्ट रेंडर का इंतज़ाम करते हैं और उसको ड्रिसन के पास ले जाते हैं, जहां पर उन्हें पता चलता है कि ड्रिसन को वो हार्ट रेंडर अपने एक प्रिजनर से कुछ इन्फॉर्मेशन निकलवाने के लिए चाहिए। हमें पता चलता है कि ड्रिसन का प्रिजनर कोई और नहीं बल्कि अलीना का फ्रेंड एलेक्सी है, जो शैडोफोल से भाग के वेस्ट राफ्का आ गया था, जहां पर उसको ड्रिसन के आदमियों ने किडनैप कर लिया था। एलेक्सी थोड़ा घबराया हुआ होता है, तो वो हार्ट रेंडर उसके हार्ट बीट को थोड़ा स्लो कर देती है, जिसकी वजह से वो शांत हो जाता है। जिसके बाद एलेक्सी उनको शैडोफोल में हुए पूरे हादसे के बारे में बता देता है और उन लोगों को पता चल जाता है कि अलीना सार्कोव एक सन सामनर है और शैडोफोल को डिस्ट्रॉय कर सकती है। इसके बाद ड्रिसन एलेक्सी को शूट कर देता है। वो कैस, इनेज और जैस्पर को बोलता है कि अगर वो तीनों अगली सुबह तक ये प्रूफ कर देते हैं कि उनके पास शैडोफोल क्रॉस करने का कोई सेफ रास्ता है, तो वो अलीना सार्कोव को किडनैप करने का वो 1 मिलियन क्रूगर वाला जॉब उनकी गैंग को दे देगा। इसके बाद हम देखते हैं कि कैस और इनेज में उस जॉब की वजह से एक आर्ग्यूमेंट हो जाता है। इनेज कहती है कि कैस को उस जॉब को लेने से मना कर देना चाहिए, क्योंकि वो लोग सुबह तक शैडोफोल को सेफली क्रॉस करने का कोई रास्ता ढूंढ ही नहीं पाएंगे, और अगर उन्होंने बाई चांस कोई रास्ता ढूंढ भी लिया तो इनेज उनके साथ नहीं जा पाएगी, क्योंकि उसका इंडेंचर अभी भी हालीन के पास है। कैस इनेज की बातों से फ्रस्ट्रेट हो जाता है और उसको ये बोल देता है कि अगर ऐसा हुआ तो वो इनेज के बगैर ही शैडोफोल को क्रॉस करके ईस्ट राफ्का चला जाएगा। इस बात से इनेज गुस्सा हो जाती है और वहाँ से चली जाती है। फिर हम देखते हैं कि पेकर रॉलिंग्स अपने गुंडों के साथ कैस के ऑफिस जाता है और उसको उस जॉब से हट जाने की धमकी देके चला जाता है। इसके बाद जैस्पर और इनेज अपने क्रो क्लब के बार में बैठकर उस जॉब के बारे में डिस्कस कर रहे होते हैं। तभी वहाँ पर इनेज को एक मैसेज मिलता है कि हालीन ने उसको मेनाजरी बुलाया है और वो वहाँ से चली जाती है। इसके बाद वहाँ पर कैस आता है और जैस्पर को पेकर रॉलिंग्स की धमकी के बारे में बताता है। कैस कहता है कि उनके पास 6 और घंटे हैं शैडोफोल को क्रॉस करने का कोई रास्ता ढूंढने के लिए। तो जैस्पर कहता है कि उसको लगा था कि पेकर रॉलिंग्स की धमकी के बाद वो लोग वो जॉब छोड़ देंगे, लेकिन कैस कहता है कि वो कभी भी किसी से डर के कोई डिसीजन नहीं लेता है। इसके बाद हम देखते हैं कि कैस अपने क्लब में एक कार्ड कलेक्टर को पैसे काम करते हुए देखता है और कुछ नोटिस करता है। उसके दिमाग की बत्ती जलती है। वो अपने एक आदमी को उस औरत को अपने ऑफिस में लाने का इशारा करता है। कैस उस औरत को कहता है कि उसने उस औरत के पैसे काउंट करने के तरीके से ये पहचान लिया है कि वो औरत ईस्ट राफ्का से है।
कैश उस औरत से पूछता है कि उससे शैडोफॉल कैसे क्रॉस किया, तो वो औरत कैश को बताती है कि उससे कंडक्टर नाम के आदमी की हेल्प से शैडोफॉल क्रॉस किया। जब इनेज हालिन से मिलने मीनाचिरी जाती है तो हालिन उसको बोलती है कि वो इनेज को कैटरडैम से जाने की इजाज़त दे देगी, लेकिन इसके लिए इनेज को हालिन का एक काम करना होगा। हालिन इनेज को एक आदमी का नाम और पता लिख कर देती है और इनेज को कहती है कि अगर इनेज उस आदमी को मार देगी तो वो इनेज को उसके कॉन्ट्रैक्ट से फ्री कर देगी। जब इनेज हालिन से पूछती है कि वो उस आदमी को क्यों मरवाना चाहती है तो हालिन कहती है कि वो आदमी एक स्लेवर है जो स्लेव्स को पकड़ के किसी दूसरे प्लेजर हाउस बेच रहा है, जिसकी वजह से हालिन के बिजनेस को बहुत ज़्यादा लॉस हो रहा है। इसके बाद हम देखते हैं कि इनेज उस आदमी को पकड़ लेती है और एक चेयर से बांध देती है। क्योंकि इनेज बहुत ज़्यादा रिलीजियस है, उसका एक रूल है कि वो कभी किसी की जान नहीं लेना चाहती है, लेकिन क्योंकि उसको लगता है कि वो आदमी एक स्लेवर है, वो उसको मारने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन फिर भी ऐसा नहीं कर पाती। वो उस आदमी को बताती है कि जब वो छोटी थी तो केवल उसको नहीं बल्कि उसके छोटे भाई को भी किडनैप कर लिया गया था और वो दोनों बिछड़ गए थे। उसको ये नहीं पता कि उन स्लेवर्स ने उसके भाई के साथ क्या किया। वो उस आदमी से पता लगाने की कोशिश करती है कि क्या उसको उसके भाई के बारे में कुछ पता है, तो वो आदमी इनेज को बताता है कि वो एक स्लेवर नहीं है बल्कि एक स्मगलर है। वो शैडोफोल से लोगों को ईस्ट अफ्रीका से वेस्ट अफ्रीका भेजता है। इनेज उस आदमी की बातों का विश्वास नहीं करती है और इससे पहले कि वो उस आदमी को हर्ट कर पाए, कैश वहाँ पे आ जाता है और इनेज को बताता है कि वो आदमी जो भी कह रहा है वो सच है। कैश इनेज को बताता है कि वो आदमी वही कंडक्टर है जिसके बारे में उस कार्ड काउंटर ने कैश को बताया था। इसके बाद कैश हालिन के पास जाता है और उसके पास अपना क्रू क्लब गिरवी रख देता है ताकि हालिन इनेज को कैश के साथ ईस्ट अफ्रीका जाने की परमिशन दे दे। अब इसके बाद क्या होता है ये जानेंगे हम हमारी थर्ड वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो हमें सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू एंड टेक केयर।